शायर जो पूरी दुनिया तक अपनी शायरी की वजह से मशहूर हुआ, लेकिन बीते दिनों कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो लोगों के निशाने पर आ गए। योगी आदित्यनाथ से लेकर भारतीय जनता पार्टी पर दिए गए उनके बयान वायरल हुए। इस बीच सबसे बड़ा सवाल उठा कि आखिर क्यों एक शायर राजनीतिक बातों में इतना पड़ रहा है। आज हम बात करेंगे मुनव्वर राणा से अपनी इस चुनावी चर्चा में और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो इस तरीके के बयान देने लगे और क्या वाकई एक शायर को राजनीति में आने की जरूरत है, इतना राजनीतिक बातें करने की जरूरत है। तो आइए बात करते हैं मुनव्वर राणा साहब से। एक शायर जिसने मोहब्बत और इश्क के साथ साथ माँ पर काफी कुछ लिखा, उर्दू के माध्यम से शायरी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, लेकिन बीते दिनों में कुछ एक चीजें ऐसी हुई, कुछ बयान ऐसे आए कि वो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए। कई सवाल उठे। आज हमारे साथ हैं मुनव्वर राणा साहब, जाने माने शायर हैं। हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीते कुछ दिनों में माहौल ऐसा क्यों बदला कि राजनीति पर इतना वो मुखर हो गए। मुनव्वर साहब, स्वागत है आपका हिंदुस्तान में। जी आदाब, शुक्रिया। मुनव्वर साहब, सबसे पहले तो आज एक वाकया हुआ कि आप वोट नहीं डाल पाए। क्या है वो वाकया? नहीं, वाकया कोई ऐसा नहीं था कि जिसके लिए इतना सब हंगामा होता, क्योंकि ये सब तो रोज़ होता रहता है। हमारा नाम, हमने पर्ची मंगवाई तो हमारा नाम नहीं था, मालूम थे हमारी वाइफ का नाम था, तो हम वोट देने नहीं गए। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये तो इससे पहले तो वोट डालते रहे होंगे आप। हाँ, यही इसी बगल ही में, तभी तो ये था कि यही बीवी से तय हुआ था कि यहीं चलेंगे, सवेरे 11 बजे लेकर डाल दें। तो हमने पर्ची मंगवाई तो मालूम है कि हमारे नाम की पर्ची है ही नहीं, आपकी सिर्फ ये पत्नी के नाम की है। तो हमने पत्नी से कहा भी कि जाओ तुम डालो, तो कहने लगी नहीं, अकेले हम क्या जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, छोड़ दो। इन द मीन टाइम किसी का फ़ोन आ गया, किसी मीडिया बंधु का, जो हुई हुआ मुझे याद भी नहीं। उसने कहा राणा साहब वोट किस वक्त डालेंगे? हमने क्यों? कहले हम भाई आपको जो से वहाँ कवर करेंगे। तो मैंने कहा यार हमारी प्रॉब्लम तो ये है कि वो हमने पर्ची मंगवाई थी, वो हमारा वोट ही नहीं है, हम तो जा ही नहीं रहे। तो वो उसने शायद वो दिखा दिया होगा, मुझे कुछ भी नहीं। तो सवेरे से मैं ऐसे ही बैठे ही हुआ हूँ, समझिए, बल्कि बाहर बैठा हुआ था मैं। मुनव्वर साहब, ये वोट नहीं डाल पाना, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ है? क्योंकि एक वोट से तो सरकार बनती है। नहीं, ये ज़माने बहुत पहले के होंगे, आप तो छोटे हैं हमसे। ये कभी हुआ होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के ज़माने में कि एक वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब 200-400 वोट तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है खुद गिरवा देती है, खुद निकलवा लेती है, जिसको जितवाना होता है जितवा देती है। अब कोई एक वोट की कोई हैसियत वैसियत नहीं रह गई है। पूरे पूरे मोहल्ले गायब होते हैं, कुछ नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन तो गांधी जी के 3 बंदर हैं, एक आंख बंद किए है, एक कान बंद किए, एक मुंह बंद किए। जैसी जैसी आप तो मीडिया वाले हैं, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार से जुड़े हुए हैं, खाली मीडिया वाले नहीं हैं। जैसी जैसी बातें सब ये कैंडिडेट्स ने गालियाँ बकना, ये करना, धमकी देना, मदद पढ़ाना। इलेक्शन कमीशन में अगर तेज तर्रार आदमी, सचमुच का आदमी बैठा हुआ होता तो 4 लोगों का सिर्फ इलेक्शन कैंसिल करता, पूरा मुल्क ठीक हो जाता और पूरी दुनिया में उसका नाम होता। लेकिन ये है कि वो इलेक्शन कमिश्नर के बाद भी कुछ बनना चाहने के लिए वो ऐसा कुछ करेगा नहीं। तो सब तमाशे हो रहे हैं, तो इसमें एक नाम कटने की क्या है साहब? पूरे पूरे मोहल्ले गायब होते हैं, हो गए हैं, इसमें भी गायब हुए होंगे। न मुझे इसकी दिलचस्पी, बल्कि मैं फ्रैंकली मैं ये कहूँगा कि जो जैसा मैं इधर बीमार हूँ, तकलीफ़ों में हूँ, तो मैंने तो ये महसूस किया कि ये शायद ये खुदा की तरफ से कुछ है जो नाम कट गया, कि शायद ज़िंदगी से भी नाम कटना चाहता है अब, इसलिए इलेक्शन से नाम कट गया। बस इससे ज़्यादा मैंने इसको कोई और नाम नहीं दिया। मुनव्वर साहब, मेरा अगला सवाल है कि आप लगातार योगी सरकार पर हमले बोलते रहे, आपके बयान लगातार आते रहे।
ऐसी क्या परेशानी है भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार से? मेरा ख्याल है ये गलत खबर है अब तक कि हम योगी सरकार पे हमले बोलते रहे, हमारा ऐसा कोई नहीं, आपका बयान मैं एक देख रहा था, आपने बोला कि योगी सरकार जो है मुसलमानों को जो है योगी सरकार से डर लग रहा है, मुसलमान पलायन कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा। ऐसा ना, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा नहीं, चला। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। अच्छा, क्या लगता है आपको कितना काम कर पाई है योगी सरकार? देखिए ऐसा है कि ये भी तो सरकारें बताएंगी, एक शायर का इसमें कोई रोल नहीं है। एक शायर की नाराजगी सिर्फ इतनी थी सरकार से, एक शायर का लेना देना भी इतना था कि हमने 2015 में अवार्ड वापस किया था। उसके बाद हम जो जितने ये सेल होते हैं, आईटी सेल और वाईटी सेल और आईटी सेल, सबके निशाने पर हम आ गए। तो बस इतना मेरा कसूर था कि मैंने फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ जब लोग अवार्ड वापस कर रहे थे तो मैंने भी अवार्ड वापस किया था। उसके बाद एक गैंग भी करार दे दिया गया, हालांकि ये पहला गैंग है जिसके हम अकेले आदमी थे, क्योंकि बाकी लोगों में से किसी को हम पहचानते भी नहीं थे और मेरी कोई जान पहचान भी उन लोगों से नहीं थी। तो मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे गैंग का गैंग लीडर हूँ जिसमें हम ही गैंग भी हैं और हम ही गैंग लीडर भी हैं। उसके बाद से ये हुआ कि कुछ भी बात हमारे एक दोस्त थे सागर मेहंदी, उनका एक शेर है कि लतीफ़ बात भी अहबाब को खटकती है, न जाने कौन सा कांटा मेरी ज़बान में है। तो अच्छा, फिर ये कि साहब शायर होके बोल रहे हैं, तो क्या शायर गूंगा पैदा होता है कि शायर को बोलने का हक नहीं है? शायर जो बोलता है वो सलीक़े से बोलता है, बदतमीज़ी से तो नहीं बोलता है। अब आप उसको बदतमीज़ी समझें तो ये आपके कम पढ़े लिखे होने का कसूर है, इसमें शायर का कसूर भी नहीं है, शायरी का कसूर भी नहीं है। मुनव्वर साहब, लेकिन एक नागरिक के तौर पे, उत्तर प्रदेश के आप नागरिक भी हैं, एक नागरिक के तौर पे आपको क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार 5 साल से चल रही है, उसमें क्या कमियां रह गईं? क्या और बेहतर हो सकता था या क्या बेहतर था? मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया। जी। मुनव्वर साहब, मैं आपका कुछ बयान देख रहा था, आपने जब राम मंदिर पर फैसला आया तो आपने जो चीफ जस्टिस थे उन पर सवाल उठाए। उसके बाद आपने तालिबान की वकालत की, आपने कहा कि तालिबान ने अपने देश को आज़ाद करा लिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका ऑडियो था। नहीं, गलत है, हम आपको बता रहे हैं। जी। ठीक है, ऐसा है कि हमारे लफ्ज़ कुछ अदल बदल जाएं वो अलग बात है, और वो शायद शायरी का कसूर है, क्योंकि हम सलीक़े से कोई बात कहना चाहें उसका लोग मतलब न समझ पाएँ। तालिबान वाले मामले का जो था जिस पर मेरे ख़िलाफ़ FIR भी हुई थी, लेकिन सियासी FIR थी। तो मैंने ये जब मुझसे ऐसी किसी मीडिया वाले ने पूछा था तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि तालिबान के बारे में, तो हमने कहा देखिए ऐसा है कि ये मौका ऐसा है कि हिंदुस्तान को अभी इंतज़ार करना चाहिए। तो हमने कहा फिर यूँ भी आप सोचिए कि जब भगवान ने महर्षि जब महर्षि जी से जब रामायण लिखवा दी, हाँ, तो मुमकिन है कि या तालिबानियों को भी ऊपर सुधार दे, वो ठीक हो जाए। तो इसमें आप ये बताइए कि हमने क्या बुरी बात क्या कह दी? नहीं, बिल्कुल। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कमियां तालिबान में है और उनको सुधरना चाहिए। नहीं, सुधरना नहीं, हमने कहा खुदा सुधार दे उनको भी शायद। दुआ करते हैं तालिबान के लिए कि खुदा उनको सुधार दे। नहीं, किसी के लिए भी दुआ ही की जा सकती है ना, बात दुआ तालिबान की नहीं है। एक बिगड़े हुए बच्चे के बारे में तो आप भी दुआ करते हैं ना कि खुदा न जाने किसका बेटा हो सुधर जाए तो अच्छा है। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है ना। किसी को के लिए अच्छे शब्द इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बुरे आदमी हो गए। लेकिन अब इसको अगर आप मोड़ दें, सियासत दे दें, सियासत में शामिल कर दें, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। आपका एक और बयान था जो आपने किसान आंदोलन के वक्त दिया था कि अब संसद भवन को खेत बना देना चाहिए। क्या उसमें भी कुछ ऐसा था कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया? नहीं, उसमें शायद हमसे लफ्ज़ों की चूक हुई थी, उसमें किसी ने तोड़ मरोड़ के नहीं पेश किया था। लेकिन बात यही थी
कि हमने ये कहा कि ये किसानों वाला मामला, उसमें हमने बोला, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि संसद भवन को के बारे में ये बोलना जो है बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैंने कह दिया सॉरी, ठीक है। अच्छा, मुनव्वर साहब, सीए को लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें आपकी बेटियां भी शामिल थीं। वो कह रही थीं कि ये गलत है, इसको वापस लेना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। अ, आपकी एक बेटी सपा में है, दूसरी कांग्रेस में है। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि कम से कम परिवार को एक साथ होकर के चलना चाहिए, किसी भी विचारधारा या किसी भी पार्टी के साथ? देखिए, ऐसा है कि अगर आपके परिवार में भी कई लोग होंगे तो अलग अलग सोच होगी। एक नर्म रफ्तार का होगा, एक तेज रफ्तार का होगा, अलग अलग होगा। तो ये सियासत किसी का ज़ाती चॉइस है, आपका हो, मेरा हो, किसी का हो। तो इसमें किसी को वही हमारी जिम्मेदारी जहाँ तक थी, हमारी जिम्मेदारी ये थी किसी भी हिंदुस्तानी की, किसी भी दुनिया के, ख़ास तौर से हिंदुस्तानी की, कि वो अपनी बेटियों को इज्जत से पाले पोसे, बड़ा करे, पढ़ाए लिखाए और उनको उनके घर भेज दे। पराया धन समझते हैं हम लोग। हमने हमारी जितनी बेटियां हैं सबको हमने जो कर सकते थे वो हमने किया, सबको रुखसत किया, सब अपने अपने घर चली गई। माशाल्लाह बड़े बड़े लड़के बच्चे उनके हैं, उनकी एक बाहर बेटी बैठी है, ये नवासी है मेरी लड़की की लड़की है। तो अब ये उनका अपना उनकी अपनी सोच है, उनके शौहर की सोच है, वो क्या करें क्या न करें। ना वो हमसे राय लेती हैं, ना हम उनसे ज़्यादा सियासत समझते हैं। हम तो खुदा को हाजिर नाजिर करके ये कह सकते हैं कि हम शायरी मेरा मज़हब है, शायरी मेरी सोच है, शायरी मेरी मोहब्बत है, उसी में हम जीना चाहते हैं। मुनव्वर साहब, लेकिन सबके अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी विचारधारा होती है। मुनव्वर राणा की क्या विचारधारा है? उनको क्या लगता है? देखिए, असल में हम जब पैदा हुए थे तो जब हमने हिंदुस्तान देखा था मोहब्बतों के फूलों से लदा हुआ, हाँ, एक दूसरे के गम में आंसुओं को आंखों को आंसुओं से भर लेना, मैं वैसे ही हिंदुस्तान देखना चाहता था, वैसे हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा और कोई शायरी किसी विचारधारा के लिए नहीं की जाती है। शायरी तो जो दिल के जो ज़ख्म होते हैं उनके दर्द को कम करने के लिए कलम का इस्तेमाल किया जाता है। शायरी बेवजह कोई इनकलाब के लिए जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा नहीं है। और फिर ख़ास तौर से हमें तो शर्मिंदगी होती है कि लोग हमसे, मतलब अच्छा लगता था पहले कि लोग हमसे अगर इंटरव्यू करते थे या हम कहीं जाते थे तो हमसे शायरी की बात करते थे। अब कोई सियासत, जैसे आपने मुझसे पूछा, आप दिल में ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे यकीन कर रहा हूँ कि शायरी से मैं ये कहता हूँ कि सियासत से मेरी उतनी ही दिलचस्पी है जितनी महात्मा गांधी को ख़राब औरतों से थी। मेरी कोई दिलचस्पी कभी नहीं रही है। हमारे ख़ानदान में कभी कोई न शायर रहा न सियासतदान रहा, सब मौलवी लोग रहे, अपनी अपनी दुनिया से काम रखने वाले। इसी तरह हम इसमें भी अपनी दुनिया से काम रखते हैं, न किसी के पास कुछ मांगने जाते हैं, न किसी सरकार का किसी से कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती है। हमारे ताल्लुकात सीपीएम से भी रहे, तृणमूल से भी रहे, कांग्रेस से भी रहे, सभी से हैं। नहीं, सब लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि हम किसी के पास भिक्षा पात्र लेके गए हों कि ये सम्मान मुझे दे दो, ये मंत्रालय मुझे दे दो, ये कर दो। मैंने संबित पात्रा को डांटा था जब मैंने अवार्ड वापस किया था, तो मैंने ये कहा था कि सत्ता मेरे शहर रायबरेली की नालियों से बह के दिल्ली जाती है। अगर मैं भिक्षा पात्र लेके भी खड़ा हो जाता तो दिल्ली में वजीर होता, लेकिन ये मेरी दिलचस्पी का सामान नहीं है। अच्छा, अगर मुनव्वर राणा को राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, सियासत में दिलचस्पी नहीं है, तो फिर वो ये क्यों कहते हैं कि अगर योगी सरकार वापस आई सत्ता में तो वो छोड़ देंगे हाँ, प्रदेश? ये आपने बिल्कुल परफेक्ट सवाल मुझसे किया है। देखिए, बात ये है कि मैंने पहले ये बात योगी के सिलसिले में नहीं कही थी। 7-8 महीने पहले मैंने ये बात कही थी, जब ये हुआ कि साहब उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने के लिए भी हैदराबाद से एक शहजादा आ रहा है जिसका नाम है ओवैसी। तो तब मैंने ये कहा था कि अगर ओवैसी की बेवकूफ़ियों से अगर योगी फिर आ गए
तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, ये मैंने कहा था। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं, तुम सुन ली मेरी बात आई गई हो गई, ठीक है साहब। इसके बाद पता नहीं क्या बात हुई कि फिर मेरे ऊपर मुकदमे चलना शुरू हो गए। यही झूठ मूठ का मुद्दा कि आपने महर्षि वाल्मीकि के बारे में ये बोल दिया, आपने ये बोल दिया, आपने ये बोल दिया। अच्छा, जाहिर सी बात, अगर मैंने सपोज अगर मैंने जस्टिस के लिए बोला तो उस वक्त बोला जब वो राज्यसभा में जा चुके जस्टिस नहीं थे। किसी आदमी की जब तक हम इस कुर्सी पर हैं तभी तक है ना, हम हट जाएंगे तो हम तो नहीं रह जाएंगे। लेकिन फैसला तो उसी वक्त का था ना। क्या बात फैसले की नहीं है, बात जब वो कुर्सी पर अब नहीं है, वो फैसला करने के बाद राज्यसभा चले गए, तो ये अच्छी बात तो नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए क्या ये अच्छा था कि वो एक राज्यसभा की कुर्सी पर सवेरे कपड़े बदल के जाके बैठ जाते, 6 महीने इंतजार कर लेते। एक शर्म भी एक होती है ना कि हम जस्टिस हैं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। राज्यसभा तो आपको मालूम है, आप दिल्ली में रहते हैं कि रोज़ कुर्सियां खरीदी जाती हैं, 3 करोड़ में 1 सीट, 2 करोड़ में 1 सीट, 20 करोड़ में 1 सीट। तो ये तो दुकान है राज्यसभा। तो उसमें अगर जस्टिस ऑफ इंडिया जो हुक्म करे तो हिंदुस्तान के हर फैसले को अलग किया जा सकता है, वो इतना कमज़ोर साबित हो, तो ये जाहिर सी बात है कि मेरे जैसे हसास सेंटिमेंटल शायर के लिए वो दुख की बात थी, अफसोस की बात थी, शर्मिंदगी की बात थी। मुनव्वर साहब, वापस सवाल पे आते हैं। सवाल ये था कि आपने जो अभी पूरी चीज़ बताई कि हमने ये बात बोली थी, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है या योगी सरकार वापस आती है तो मतलब ये है उसमें ओवैसी के समर्थन की अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है हाँ, तो आप यहीं रहने वाले हैं। नहीं अब तो मतलब इसलिए ना कि चूँकि ये बात बोलने के बाद जो मौजूदा सरकार है योगी जी की, उस पर मेरे ख़िलाफ़ बहुत मुकदमे हुए। एक मेरे बेटे पर एफआईआर हुई, जो रहा हो, उसके सिलसिले में जो पुलिस ने हंगामे किए हैं, पुलिस ने यानी बिल्कुल हम अपने आप को माफिया जैसा गिल्ट महसूस कर रहे थे। 50-50 पुलिस वाले 2 बजे रात में यहाँ आ रहे हैं। हमारी बिहार से आई हुई बेटी की लड़की, 15 वर्ष की लड़की, उससे हाथ वाथ मोड़ करके उसका मोबाइल छीन लगे, आज तक तो वापस भी नहीं किया। तो मतलब क्या हम कोई बदमाश थे, हम कोई क्रिमिनल थे? अब हमसे ज़्यादा भी इज्जतदार लोग अगर हों तो हमें हैरत है। इसका मतलब है हम इज्जतदार आदमी नहीं हैं। हमारे खिलाफ ज़िंदगी में कभी कोई एफआईआर नहीं हुई। हमारे खिलाफ कभी किसी ने, पूरे मुल्क में एक शख्स नहीं कह सकता कि हमने किसी के साथ बेईमानी की हो, किसी के साथ बदसलूकी की हो, किसी के साथ बदतमीज़ी की हो। हम तो शायर थे, हमने लोगों के साथ मदद ही की, मोहब्बत ही की, और शायर का काम ही है मोहब्बत करना, मोहब्बत बाँटना। नफ़रत से उसका क्या लेना देना है? आगे की क्या तैयारी है? नहीं, हमने तो ये कह ही दिया कि भाई अगर जैसे कि योगी जी आ जाएंगे तो हम चले जाएंगे, कलकत्ते चले जाएं, बम्बई चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में रहेंगे जा करके। इसलिए कि भाई जाहिर सी बात है, शायद सरकार को परेशानी है, तभी ये छापे और पुलिस और छोटी छोटी बातों के इतने हंगामे, तो शायद सरकार को नापसंद है। तो भाई अगर अगर हम चले जाएंगे, क्या करेंगे साहब? लेकिन मुनव्वर साहब, आपने दिल्ली की बात की। दिल्ली में जो अभी की सरकार है, मुनव्वर राणा को मैं सुनता रहा हूँ। मुनव्वर राणा ने हमेशा कहा है कि वो देश से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मुल्क से पहले कुछ नहीं है। मुनव्वर राणा कहते रहे हैं। लेकिन आज तो उसी सरकार, जो सरकार दिल्ली में है, उस सरकार पर आपके पुराने साथी आपके साथ कई बार मंच पर बैठे हैं, आपके पैर छुए हैं जिन्होंने। कुमार विश्वास कहते रहे हैं कि वो अलग मुल्क की बात करते हैं, वो अलग पंजाब को तोड़ना चाहते हैं, देश से अलग करना चाहते हैं। उस सरकार का जहाँ शासन चल रहा है वहाँ पे रह पाएंगे? मुनव्वर का ज़मीर गवाही देगा इसके लिए? देखिए, बात ये नहीं है। जब मैं कदा छूटा, गालिब ने कहा था ना कि जब मैं कदा छूटा तो फिर अब क्या जगह की कैद, मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई खानका हो। तो जब आप छोड़ ही रहे हैं तो कहीं जाए, फिर क्या इसका मतलब होता है? लेकिन फिर दिल की मोहब्बत मुल्क के लिए कम तो नहीं होगी ना? फिर ऐसे मुल्क, ऐसी जगह पर रहना जहाँ के देखिए, मुल्क से अगर मोहब्बत नहीं होती तो मेरे बाप पाकिस्तान चले गए होते, दादी दादा तक पाकिस्तान चले गए, लेकिन मेरे वालिद अकेले थे, अकेले सिंगल पर्सन इन इंडिया, कि पूरा खानदान, मेरी बुआएं चली गई चारों, तीनों, मेरे चाचा चले गए, मेरे ताया चले गए, दादी दादा चले गए। मेरी दादी मेरे बाप से कहती रही तुम भी चलो, कहती, उन्होंने कहा नहीं, हिंदुस्तान से नहीं जाएंगे। करोगे क्या है, कोई काम नहीं होगा,
तो जो 400 साल पुरानी कब्रें हैं हमारे बुजुर्गों की, वहीं बैठ के झाड़ू देते रहेंगे, मगर जाएंगे नहीं हिंदुस्तान से। तो जब हमारे बाप हिंदुस्तान से नहीं गए तो हमारी रूह भी हिंदुस्तान से नहीं जाएगी। पैदा यहीं हुआ हूँ, यहीं पर मरूंगा मैं। वो और लोग थे जो कराची चले गए। मुनव्वर साहब, बात दिल्ली की हो रही है तो मैं एक आखिरी सवाल उस पर लूँगा कि कुमार विश्वास जी के साथ आपने कई बार आप रहे हैं, आपको काफ़ी मानते हैं वो, कई बार हमने देखा है मंच पर आपके पैर नहीं छूते नहीं, हैं। हमेशा उन्होंने बहुत सम्मान किया, ईमानदारी। तो क्या लगता है कि कुमार विश्वास जी ने जो आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल पर, पुराने साथी रहे हैं उनके, तो जितना आप कुमार विश्वास को जानते हैं, क्या लगता है कितना सच बोल रहे हैं? ये झूठ भी नहीं हो सकता। झूठ नहीं हो सकता। हाँ, मतलब अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? एक तो इसलिए कि कुमार विश्वास से उनकी दांत काटी दोस्ती थी, बहुत करीबी दोस्ती थी। और कुमार विश्वास के साथ अरविंद केजरीवाल का सलूक अच्छा नहीं था। टाउन हॉल के मुशायरे में हमने भी उनसे ये बात कही थी, क्योंकि केजरीवाल तो सामने बैठे हुए थे, हम पढ़ रहे थे। हमने कहा कि राज्यसभा में कुमार विश्वास को भेजना चाहिए, कम से कम एक बोलता हुआ आदमी वहाँ हो, जिसमें हिम्मत हो। हालांकि जो शख्स है, मुझे मालूम नहीं एक आदमी जा सकता है या 2 या 4, आई डोंट नो। हालांकि आई लाइक संजय सिंह जितनी ईमानदारी और जितनी हिम्मत और जितने बगावती लहजे में राज्यसभा में बोलते हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मैंने ये उनसे कहा था कि आप कुमार विश्वास को आप भेजिए, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। तो ये लड़ाई अपनी जगह होगी सियासत की, लेकिन अगर सियासत ही में अगर कुमार विश्वास का, देखिए शायर का दिल सियासत में लगता नहीं है, थोड़ी देर के लिए तो लग सकता है, जैसे मज़ा आने के लिए तो, लेकिन ये कि बहुत देर तक वो मेरा एक शेर है कि क्या करूं मैं, मेरा यकसुई में दिल दुखता है, मैं बहुत देर गवर्नर भी नहीं रह सकता। तो हम सोचते हैं कि अगर मुझे गवर्नर भी बना दिया जाए तो शायद 2-4-6 महीने से ज़्यादा हम रहेंगे नहीं, भाग जाएंगे, क्योंकि जो सूरत हाल होती है उसको हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। अगर कुमार विश्वास को सियासत ही से दिलचस्पी होती तो ये 3 साल 2 साल 4 साल पहले ही भाजपा कांग्रेस कहीं भी जा सकते थे। तो इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन वही दोस्ती में बहुत सी बातें, अब उनको उनकी बुरी बात है कि दोस्त की बात अगर कोई है तो उसको भूल जाना चाहिए कि मैं मुमकिन है मजाक ही में कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लेकिन सत्ता के लिए केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस की सरकार को गिराने में और भाजपा की सरकार लाने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं केजरीवाल। ये जो अन्ना तमाशा जो पूरा सब था, तो सब इन्हीं की मिली-जुली सरकार थी। ये और बात है कि इन्होंने फिर बाद में भाजपा को भी धोखा दे दिया। ऐलान तो यही करते रहे कि मैं राजनीति में नहीं आने वाला हूँ, ये तो आपको भी याद होगा। तो माफ़ कीजिएगा कि कुमार विश्वास ज़बान बहुत सोच समझ के खोलते हैं। हालांकि मेरे ताल्लुकात उनसे अच्छे नहीं हैं आजकल, ताल्लुकात के वो मुझसे नाराज़ हैं किसी बात पर, आई डोंट नो। मैं ऐसी कोई बात बोल गया, मैंने बोल दी होगी, लेकिन यही है कि वो सियासत वाला मामला नहीं है। ये बात है दोस्ती में कहा हो, अज़राह मजाक की बात कही हो, तफरी में ये बात कही हो कि अगर हमको ये नहीं मिलेगा तो हम यूँ कर देंगे, ये कोई भी कहता, हम भी कह सकते हैं, मेरा कोई दोस्त हो। लेकिन मुनव्वर कभी देश तोड़ने की बात तो नहीं करेंगे। देखिए ये देश तोड़ना तो एक मुहावरा हो गया, ये ऐसा कोई देश वेश की बात नहीं है। लेकिन ये जो जितना बड़ा इल्ज़ाम इसको बनाया जा रहा है उतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं है। एक 2 दोस्त आपस में बैठकर कुछ भी बात कर सकते हैं। अब ये कुमार विश्वास की खराबी है कि उनको बोलना नहीं चाहिए था। बाकी दोस्ती में गम भी होते हैं बहुत, गौर कर लीजिए, अभी आगाज़ है। है जितने तल्ख लहजे के साथ वो अपनी बात कहता है,
उसमें मोहब्बत भी होती है, तल्ख़ लहज़ा भी होता है, लेकिन अपनी बात खुले मन से कहता है, चाहे वो अटल जी रहे हों या दिनकर यकीनन जी रहे हों। तो यकीनन आपको नहीं लगता कि साहित्य से जुड़े क्षेत्र के जो लोग हैं, कुमार विश्वास जैसे जो लोग हैं, जो अपनी बात पूरी सफाई के साथ कहते हैं, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहते हैं, उनको राजनीति में रहना चाहिए? होना चाहिए। जब तक राजनीति में अटल जी जैसे लोग मौजूद थे, तब तक राजनीति अच्छी थी। जब तक लोहिया जैसे लोग मौजूद थे, तब तक राजनीति अच्छी थी। जब तक इस तरह के लोग रहेंगे, होंगे 2-4 अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हम नाम लेके किसी का बाकी लोगों को, लेकिन अच्छे लोग मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑन द होल जैसे केजरीवाल है, बहुत से खराब लीडरों के मुकाबले में वो 1000 टाइम अच्छे लीडर हैं। बात वही आ जाती है कि बुरा आदमी भी अच्छे काम कर सकता है, फिर एक एफआईआर मेरे ऊपर होगी। नहीं, मुनव्वर साहब, हम चाहेंगे कि इस इंटरव्यू को हम ख़त्म करें, उससे पहले मुनव्वर जो पूरी दुनिया में अपनी शायरी के लिए मशहूर हैं, वो एक शेर से अपनी बात ख़त्म करें। चलिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके अखबार के ज़रिए भी, आपसे मोहब्बत करने वालों से, मुझसे नफ़रत करने वालों से मैं सबसे हाथ जोड़ कर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे। एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, इज्जत के साथ दुनिया से रुखसत करो मुझे। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मुनव्वर राणा साहब, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, अलग-अलग तरह के सवालों पर जवाब दिए। आप जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ और जानते रहिए उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ा हर किस्सा, हर कहानी, हर एक अपडेट।